अच्छा, अब हम लोग कंसाइनमेंट में इनवॉइस प्राइस मेथड सीखेंगे। इनवॉइस प्राइस मेथड। इनवॉइस प्राइस में क्या होता है कि कंसाइनर कंसाइनी को जो भी गुड्स का कॉस्ट होता है उसको बढ़ा के बोलता है। मतलब अगर गुड्स का कॉस्ट प्राइस है सपोज 300 रुपया, वो उसमें क्या करता है, प्रॉफिट ऐड करता है कंसाइनर। इससे प्रॉफिट बोला जा सकता है या कभी कभी इसे लोडिंग भी बोलते हैं। लोडिंग 50 रुपया का इसमें लोडिंग ऐड हो गया और 350 रुपया इसका इनवॉइस प्राइस कहलाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है, इसे प्रोफॉर्मा इनवॉइस भी बोला जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि कंसाइनर अपना प्रॉफिट को सीक्रेट रख सके। वो कभी भी अपना कॉस्ट को बताना नहीं चाहता कंसाइनी को, इसीलिए वो क्या करेगा, माल का प्राइस कुछ ज्यादा बढ़ा के चढ़ा के ही बोलेगा। ठीक है, अब देखते हैं इस इनवॉइस प्राइस का इंपैक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट में कैसे होता है। सपोज ऐसा एक बार बना लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनमेंट टू दिल्ली अकाउंट, जैसे शुरू में हम लोग लिखेंगे, ये फॉर्मेट बता रहा हूं, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां पे आपको, जैसे हमारा एग्जाम्पल में 300 रुपया कॉस्ट है और 50 रुपया का प्रॉफिट, तो यहां पे आपको लिखना है 350 रुपया के हिसाब से। मतलब यहां पे आपको आईपी लिखना है, इनवॉइस प्राइस लिखना है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में। और आपको तो अपना प्रॉफिट ठीक रखना है, क्योंकि ये आपका बुक है, कंसाइनर का बुक है, तो कंसाइनर को अपना प्रॉफिट ठीक से मेंटेन करना है, गुड्स को अपना कॉस्ट में मेंटेन करना है। तो कंसाइनर क्या करेगा, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रॉफिट को मतलब 50 रुपया यहां पे अलग कर लेगा, ताकि 300 का जो रिफ्लेक्शन है वो प्रॉपरली आ जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, टू बैंक अकाउंट। ये हो गया एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। ये एज यूजुअल जैसा चल रहा था वैसा ही रहेगा, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर टू कंसाइनी अकाउंट। ये भी एज यूजुअल एक्सपेंसेस प्लस कमीशन कंसाइनी का जो भी है। अच्छा, बाय एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, इसका क्या करना है, इसका वर्किंग वन में इसका डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोग एबनॉर्मल लॉस बना रहे थे वैसे ही बनेगा, छोटा सा एक चेंज रहेगा।
abnormal loss calculations. यहां पे लिखना है इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स लॉस्ट। यहां पे आईपी में लिखना है, मतलब जो हमारा 350 रुपया था। उसके बाद एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। ये जैसे नॉर्मली होता है वो लिखेंगे और फिर ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। वो लिखना है तो ये वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस आ जाता है। तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू जब आया तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। तो जाहिर है हम लोग वहां पे आईपी में लिए थे एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू को, तो यहाँ पे 2 एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, उसका प्रॉफिट यहाँ पे अलग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं सेल की ओर। बाय कंसाइनी अकाउंट। ये जो सेल प्रोसीड्स है, ये सेल्स प्रोसीड्स को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे जैसे नॉर्मली लिखा करते हैं। फाइनली हमें जाना है कंसाइनमेंट स्टॉक की ओर। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। कंसाइनमेंट स्टॉक यहां पे वर्किंग नंबर 2 में दिखाएंगे। जैसे एबनॉर्मल लॉस किए थे उसी तरह यहां पे हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक भी करेंगे। वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। यहां पे सेम थिंग, इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। आईपी में इसको लिखेंगे एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एड proportionate non recurring expenses of
कंसाइनी। इसी तरह वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक आ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे ये भी आईपी में है। तो यहां पे लिखेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक वर्किंग नंबर 2 से आ रहा है आईपी में, तो नेचुरली यहां पे भी उसका लोडिंग कटेगा टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। जितना प्रॉफिट है क्लोजिंग स्टॉक का उतना उसका लोडिंग यहां से हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। फाइनली इसको क्लोज करेंगे टू पीएल अकाउंट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। यहां पे एक चीज मैं जरूरी समझता हूं बताने के लिए, वो है कि ये जो आईपी और प्रॉफिट ये जो सेग्रीगेशन है ये तीन ही जगह लगता है। एक तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जब आप गुड सेंड कर रहे हो तो उसके साथ एक बार लोडिंग आपको कटवाना पड़ेगा। सेकेंडली अगर एबनॉर्मल लॉस रहता है सम में, तो एबनॉर्मल लॉस के साथ भी उसका लोडिंग कटेगा। और फाइनली अगर कंसाइनमेंट स्टॉक में आता है तो कंसाइनमेंट स्टॉक में भी आपको उसका मतलब आता क्या है वो आएगा ही, कंसाइनमेंट स्टॉक में भी आपको उसका लोडिंग कटवाना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व बोलकर। तो इसी तरह आप इनवॉइस प्राइस का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे एक छोटा सा चीज और बताना है, वो है मैं थोड़ा सा कमीशंस के बारे में बात करूंगा। कंसाइनीज कमीशन। कंसाइनी का कमीशन जनरली दो तरह का होता है, एक है ऑर्डिनरी कमीशन और एक है डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन, ये ऑर्डिनरी कमीशन नॉर्मली सेल्स पे दिया रहता है। डेल क्रेडर कमीशन क्या है कि कंसाइनर कंसाइनी को बोलेगा कि ऐसा होता है कि कंसाइनर अपना कंसाइनी को एक एक्स्ट्रा कमीशन देगा कि आप नॉर्मली आपको अगर 10% मिल रहा है तो मैं आपको एक्स्ट्रा 2% दे रहा हूं एज ए डेल क्रेडर कमीशन। मेरे को बैड डेट नहीं मांगता। मतलब अगर पार्टी को आप उधार में बेचते हो, रिस्क आपका है, बैड डेट अगर होगा तो उसका भी रिस्क आपका ही होगा। मुझे सिर्फ कमीशन से मतलब है, मैं आपको 2% कमीशन एक्स्ट्रा दे रहा हूं, बस मेरा झमेला खत्म, रिस्क आपको बियर करना पड़ेगा। तो डेल क्रेडर कमीशन आप बोल सकते हैं कि ये एक रिस्क बियरर है, रिस्क बियरिंग कमीशन। ध्यान से समझना है। तो डेल क्रेडर कमीशन जब दिया जाता है, कंसाइनर कंसाइनी को देता है, तो इन दैट केस क्या होता है कि कंसाइनर किसी भी तरह का बैड डेट बियर नहीं करेगा। अगर बाय चांस कंसाइनर सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन देता है तो कंसाइनी अगर क्रेडिट में माल बेचता है और वो वहां से डेटर्स का कुछ बैड डेट निकल आता है तो वो कंसाइनर का हिस्से में आएगा, कंसाइनी के हिस्से में नहीं आएगा, क्योंकि डेल क्रेडर कमीशन नहीं प्रोवाइड किया गया। तो हम लोग अब देखेंगे कि इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। मान लेते हैं कि हम लोग चलिए ये एक बार
कंसाइनमेंट अकाउंट एक बार बना लेते हैं। कंसाइनमेंट टू मुंबई अकाउंट। और यहां पे मैं लिख रहा हूं डेल क्रेडर कमीशन is not provided to कंसाइनी। कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन दिया नहीं गया। तो ऐसा अगर सिचुएशन आता है तो कंसाइनमेंट टू मुंबई अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्रेडिट सेल होगा हम कंसाइनी का नाम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। जैसे मान लो कि वो डेटर्स को मैं जानता हूं और डेटर्स के साथ मैं डील करता हूं, बिल्कुल ऐसे ही, भले ही वो कंसाइनी डील कर रहा है लेकिन कंसाइनमेंट डेटर्स हमको मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको एक्स्ट्रा कमीशन दिया नहीं है। तो ये हो गया सिर्फ क्रेडिट सेल्स का एंट्री। तो नेचुरली आपके मन में ये आएगा कि अगर कैश सेल्स होगा तो क्या होगा। कैश सेल्स में कोई चिंता नहीं है, कंसाइनी के नाम से ही आएगा, कंसाइनी के नाम से ही कैश सेल्स का ट्रीटमेंट आएगा। कैश सेल्स। अब अगर बैड डेट हो जाता है या डिस्काउंट अलाउड हो जाता है कंसाइनमेंट डेटर्स के ऊपर, तब क्या करेंगे, टू फिर से कंसाइनमेंट डेटर्स डेबिट हो जाएगा। मैं यहां पे सिर्फ सेल्स को लेकर बात कर रहा हूं, बाकी कंसाइनमेंट का जो एंट्रीज है वो नॉर्मल है, मुझे सिर्फ सेल के बारे में यहां पे बताना है। तो टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, एटसेट्रा। तो ये चीज जो है कंसाइनमेंट डेटर्स के नाम से आ जाता है। तो अब आप बोलेंगे कि चलिए ठीक है, कंसाइनमेंट डेटर्स अब अगर कुछ पेमेंट देता है तो क्या करेंगे। तो ये रहा, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट ओपन करेंगे। कंसाइनर ने डेल क्रेडर कमीशन नहीं दिया तो उसको पूरा बाकायदा डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ जाएगा, और बैड डेट होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा, जो भी होगा उसके पल्ले पड़ेगा क्योंकि उसने वो दिया नहीं है। तो ठीक है, टू कंसाइनमेंट टू मुंबई अकाउंट, जो सेल था वो हमने लिखा, पोस्टिंग किया उसका, बाय कंसाइनमेंट टू मुंबई अकाउंट, जितना बैड डेट था, डिस्काउंट था, उसको मैंने लिखा। अब डेटर्स अगर मुझे डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा डालता है, कंसाइनर के बैंक में पैसा डालता है, तो बाय बैंक अकाउंट इफ पेमेंट रिसीव्ड बाय कंसाइनर। और अगर डेटर्स कंसाइनी को पैसा देता है तो बाय कंसाइनी अकाउंट। इफ
if payment received by consignee. बस इतना सही रहेगा जब हम लोग डेल क्रेडिटर कमीशन देंगे नहीं, तो इन दैट केस क्या होगा कि कंसाइनमेंट टू मुंबई जो भी अकाउंट है, कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लोग को पूरा डेटर्स मेंटेन करना पड़ेगा। अब आते हैं, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जा रहा है, इफ डेल क्रेडिटर कमीशन is allowed to consignee, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कंसाइनमेंट टू मुंबई अकाउंट है, कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, मैं तो कंसाइनी को ही पकड़ूंगा। तो बाय कंसाइनी अकाउंट कैश प्लस क्रेडिट सेल्स फॉर बैड डेट एटसेट्रा, बैड डेट हुआ, डिस्काउंट अलाउड हुआ, तो फॉर बैड डेट एटसेट्रा नो एंट्री, ठीक है। बाकी सब नॉर्मल, कंसाइनमेंट डेटर्स यहाँ पे बनेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंसाइनी का है। तो ये इस पेज में हमने पहले तो आप लोगों को इनवॉइस के बारे में पूरा बताया कि इनवॉइस प्राइस को कैसे डील करना है, और उसके बाद कमीशंस के बारे में मैंने डिस्कस किया कि कमीशन में भी कैसे हम लोग डील करेंगे जब डेल क्रेडिटर कमीशन और ऑर्डिनरी कमीशन रहता है। तो यहाँ पे ये इनवॉइस प्राइस का इंट्रोडक्टरी वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।